Hello everyone, welcome back to the YouTube handle of UD Academy. I am Dr. Dipankar. I am founder of UD Academy. And आज का जो टॉपिक है that is the story of disease, a strategic framework for prevention of diseases. इसमें हम समझेंगे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज के बारे में एंड कैसे हम इंटरवेन कर सकते हैं इफेक्टिवली एट अर्ली स्टेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का मतलब ये है कि जो भी डिजीज है, डिजीज प्रोसेस है, उसका इंडिविजुअल ओवर टाइम क्या रिजल्ट रहेगा, क्या आउटकम रहेगा इन एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन। कि अगर हम इंटरवेंशन नहीं करें तो उस डिजीज का नेचुरल आउटकम क्या रहेगा। एग्जाम्पल, अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो उसमें रिकवरी हो जाएगी। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो उसमें डिसेबिलिटी हो जाती है। अगर हम कैंसर की बात करते हैं और हम इंटरवेंशन नहीं करें तो उसका नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज में नेचुरल आउटकम क्या रहता है? डेथ। तो दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं, स्लोली स्लोली। आप मेरे साथ डिवाइस करिए। सो जो क्लिनिकल पिक्चर है ये, दिस इज टिप ऑफ आइसबर्ग। इसका मतलब क्या है? आइसबर्ग फिनोमिनन का मतलब क्या है? देखिए, ये जो आइसबर्ग है, आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, उसमें कितनी बड़ी आइसबर्ग होती है जिससे जो क्रूज होता है वो हिट करता है। ठीक है, या फिर से उससे उसका एक्सीडेंट होता है। अब ये जो आइसबर्ग है, जितनी वाटर लेवल के ऊपर दिखती है उससे बहुत ज्यादा वो अंदर सबमर्ज होती है। बट इसका हमारे पब्लिक हेल्थ में क्या यूज है? देखिए, ये जो लाइन है, मतलब जो सरफेस ऑफ वाटर है उसके ऊपर जितनी हमें दिख पा रही है आइसबर्ग, दीज आर द डायग्नोस्ड केसेस। ओके, जिन केसेस को हम देख पा रहे हैं, जैसे कि जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं हॉस्पिटल में, ओपीडी में, इमरजेंसी में, दीज आर द डायग्नोस्ड केसेस। लेकिन काफी सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि हिडन होते हैं। सब क्लिनिकल केसेस हो गए, लेटेंट केसेस हो गए। ओके, जिनमें अभी अपेरेंट नहीं है वो, बट अगर इनको अभी नहीं रोका गया तो ये भी ऊपर डायग्नोस्ड केसेस में आ जाएंगे, ओवर्ट इलनेस में हमें दिखने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सब क्लिनिकल केसेस, या फिर एसिम्प्टोमेटिक केसेस, या फिर अनडायग्नोस्ड केसेस, या फिर कैरियर्स, या फिर हाई रिस्क पॉपुलेशन जो है। दिस इज व्हाट वी कॉल द आइसबर्ग फिनोमिनन। ओके, तो जो क्लिनिकल पिक्चर होती है दैट इज ओनली द टिप ऑफ आइसबर्ग। अब मैं आपको एक बहुत बेसिक से डायग्राम से समझाना चाहता हूँ कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस का मतलब क्या है। देखिए, अगर हम तीन डिविजन्स क्रिएट करें तो सबसे पहला जो है, दिस इज डिजीज प्रोसेस। ओके, मैं अपने आईपैड पे लिख रहा हूँ, आप, आई होप आपको स्क्रीन में ये सब विजिबल होगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज डिजीज प्रोसेस, सेकेंड स्टेज इज प्री पैथोजेनेसिस, एंड थर्ड वन इज पैथोजेनेसिस। ओके, अब प्री पैथोजेनेसिस का मतलब क्या है? जो एजेंट है वो अभी तक ह्यूमन होस्ट में नहीं पहुंच पाया। ह्यूमन होस्ट में कब पहुंचता है वो? एट द स्टेज ऑफ पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो जब तक ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, मैन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, उसे हम प्री पैथोजेनेसिस स्टेज कहते हैं। जैसे कि क्या क्या चीजें होती हैं, हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड पढ़ा था। देयर इज एन एजेंट, देयर इज एन होस्ट, देन देयर आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, नाउ जब एजेंट एंटर हो जाता है होस्ट में, अब स्टेज स्टार्ट होती है पैथोजेनेसिस की। इसमें भी दो तरह के होते हैं, अर्ली पैथोजेनेसिस एंड लेट पैथोजेनेसिस। अब एजेंट आ गया यहाँ पर ह्यूमन होस्ट में, यहाँ पर वो मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, और चेंजेस लाता है ह्यूमन बॉडी में। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस में भी कर सकता है ऑल्टरेशन, या फिर आप ये कह सकते हैं टिश्यू के लेवल पे भी चेंजेस हो सकते हैं। दिस इज द क्लिनिकल होराइजन। मतलब इसके बाद जब चेंज, साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर डिजीज परसिस्ट करती है
तो क्या होगा, इलनेस होगी। यहाँ पर भी हमने अगर इंटरवेंशन कर दिया तो रिकवरी हो जाती है और पेशेंट इस स्टेज में वापस से लैंड कर जाता है। अगर हमने इलनेस में नहीं किया तो डिसेबिलिटी, देन क्रॉनिक स्टेट आ जाती है और काफी सारों में डेथ हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज या फिर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। ठीक है, अब कुछ लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन होते हैं जो हम डिटेल में समझेंगे, बट एक बार ओवरव्यू देख रहे हैं इसलिए यहीं पर ही मेंशन कर देते हैं। प्री पैथोजेनेसिस फेज में जो इंटरवेंशन का लेवल हो सकता है दैट इज प्राइमरी इंटरवेंशन या फिर प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें क्या क्या आएगा, हेल्थ प्रोमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अगर आपको अभी ये प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, हम अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पैथोजेनेसिस जब स्टार्ट हो जाता है तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, फर्स्ट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या है, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। एंड थर्ड वन इज टर्टियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। टर्टियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। ये एक मैंने आपको बहुत ही नटशेल समराइज वे में बताया है अबाउट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, बट हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है, ये कौन से तरीके की स्टडीज में सबसे बेस्ट देखा जा सकता है। ठीक है, बेस्ट स्टेब्लिश कौन सी स्टडीज से होता है, दैट इज कोहॉर्ट स्टडीज। कोहॉर्ट स्टडीज क्या होता है, कोहॉर्ट का मतलब होता है ग्रुप दैट शेयर्स द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो कोहॉर्ट स्टडीज होती है जिसमें हम टाइम में आगे जाते हैं और उसके स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोहॉर्ट स्टडी। तो उसमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज सबसे अच्छी स्टेब्लिश हो पाती है। ठीक है, प्री पैथोजेनेसिस स्टेज कौन सी थी, हाँ, प्री पैथोजेनेसिस स्टेट का मतलब क्या है, ऐसे स्टेट जिसमें एजेंट अभी तक एंटर नहीं कर पाया है। ठीक है, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, मैन एक्सपोज टू रिस्क ऑफ डिजीज। अभी मैन एक्सपोज हुआ रिस्क से डिजीज के। उसके बाद पैथोजेनेसिस क्या है, एजेंट ह्यूमन होस्ट में या ससेप्टेबल होस्ट में एंटर हो गया है, मल्टीप्लाई कर रहा है, चेंजेस ला रहा है। ठीक है, और आउटकम इसकी वजह से होगा या तो रिकवरी हो जाएगी या डिसेबिलिटी हो जाएगी या फिर डेथ हो जाएगी। ठीक है, सो हेल्थ एंड डिजीज एग्जिस्ट ऑन अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। यहां तक पॉजिटिव हेल्थ है, ऑप्टिमल वेलबींग है, देन अपेरेंट हेल्थ है, देन देयर इज अ सबक्लिनिकल डिजीज, माइल्ड सिकनेस, एंड अब भी इंटरवेंशन नहीं किया तो सीवियर सिकनेस, एंड दैट में लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट और इंडिविजुअल। प्री पैथोजेनेसिस फेज एंड पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस अभी तक सिर्फ रिस्क है, अभी तक एजेंट नहीं एंटर किया है ह्यूमन होस्ट में, ससेप्टेबल होस्ट में। पैथोजेनेसिस फेज, जो एजेंट है वो आ गया है होस्ट में, मल्टीप्लाई कर रहा है और चेंजेस लेके आ रहा है। नाउ प्री पैथोजेनेसिस फेज फेज इसमें क्या है, जो हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड पढ़ा था, ये एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ये सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं और रिस्क प्रोड्यूस करते हैं। की कंसेप्ट क्या है, रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि ऐसी कंडीशन या फिर एट्रीब्यूट्स जो कि प्रोबेबिलिटी डिजीज की इंक्रीज करती है। दो तरीके के होते हैं, कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, आप इसको क्विट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओबेसिटी, इसके लिए आप वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज भी एक रिस्क फैक्टर है, इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डेली जिम जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। ऐसे ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। अनमॉडिफाइबल कौन से हो गए, एज, सेक्स, रेस या फिर जेनेटिक फैक्टर्स, आप इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नो प्री पैथोजेनेसिस फेज, इसमें हमारा प्रिवेंशन का क्या मोड रहता है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। अभी प्राइमोडियल प्रिवेंशन का क्या मतलब है, देखिए, प्राइमोडियल प्रिवेंशन का मतलब ये है कि हम इनिबिट करेंगे इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स। हम रिस्क फैक्टर्स के इमरजेंसी इनिबिट करते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं भाई, हम इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल, बिहेवियर कंडीशन या फिर कल्चर पैटर्न्स जो हैं उनको
उनके लिए एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसमें, हम प्रमोट करते हैं हेल्दी पब्लिक पॉलिसी अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन, सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाते हैं हेल्थ के लिए, पर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं हेल्थ एजुकेशन से। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ठीक है, या फिर जैसे हम उनको लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं कि आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए, ईटिंग पैटर्न सुधारिए, अपना फिजिकल एक्सरसाइजेस करिए। तो दिस इज प्राइमोडियल प्रिवेंशन, मतलब हम रिस्क फैक्टर्स को भी नहीं आने दे रहे हैं, दैट इज प्राइमोडियल प्रिवेंशन। उसके बाद आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कि डिजीज अभी तक हुई नहीं है, रिस्क फैक्टर्स है, अभी भी रिस्क फैक्टर है, लेकिन डिजीज अभी तक नहीं हुई है। तो हम डिजीज के ऑनसेट से पहले ही इंटरवेन कर दें, दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, एजेंट जो है पैथोजेनेसिस फेज में आ गया है, एजेंट एंटर कर गया है होस्ट में, लेकिन रिस्क फैक्टर्स हैं, आप चाहते हैं कि रिस्क फैक्टर्स तक ही रोक दें हम, दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या आएगा, जैसे कि हेल्थ प्रमोशन, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ हेल्थ प्रमोशन, सेकंड साइड में लिख रहा हूँ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या क्या आता है, हेल्थ प्रमोशन में हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। अगर हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, इम्यूनाइजेशन, या फिर कीमो प्रोफाइलैक्सिस, या फिर यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लीमेंटेशंस। या फिर स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम जो रिस्क पे इंडिविजुअल्स है उनको स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स जो हैं उनसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सेफ्टी ऑफ ड्रग्स एंड फूड्स, या फिर कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, जैसे कि एयर पॉल्यूशन। तो ये कुछ एग्जांपल है प्राइमरी प्रिवेंशन के, हेल्थ प्रमोशन के एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सो आई रिक्वेस्ट यू आप एक एक एग्जांपल को लर्न करके रखेंगे। ठीक है, अब जो डब्ल्यू है उसने ना दो तरह की स्ट्रेटेजी दी थी प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए। एक था पॉपुलेशन या फिर मास स्ट्रेटेजी, मतलब लार्ज पॉपुलेशन के लिए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए। इसमें जो है डब्ल्यूएचओ ने ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए दी थी जिसमें हम स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए नहीं करते, लार्ज नंबर ऑफ पीपल या फिर मास के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सबको ये बता सकते हैं कि अगर आप डेली सॉल्ट इनटेक कम कर देते हैं तो जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है उनका इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है। उनका इंसिडेंस कम हो जाता है अगर आप स्लाइटली भी सॉल्ट का इंटेक कम कर देते हैं आपके उसमें। ठीक है, इसमें जो डब्ल्यू है वो एम करता है सोशो इकोनॉमिक, बिहेवियरल या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। सोशो इकोनॉमिक, बिहेवियरल और लाइफस्टाइल चेंजेस। अब सेकंड स्ट्रेटेजी वाज फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। ऑफ कोर्स हमें नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर
इंडिविजुअल्स जो कि हाई रिस्क पे हैं, ओके, जो कि हाई रिस्क पे हैं, स्पेशल रिस्क पे हैं। जैसे कि हम ऐसे इंडिविजुअल्स को डिटेक्ट करें जो कि ऑप्टिमम यूज पे मतलब हाई रिस्क में, ऑप्टिमम यूज ऑफ क्लिनिकल मेथड्स। तो दिस इज अबाउट द हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। नाउ पैथोजेनेसिस फेज के बारे में हम वापस से देखते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज एजेंट मल्टीप्लाई करता है, टिश्यूज में फिजियोलॉजिकल चेंजेस में लाता है। ये डिजीज प्रोसेस चलता है इंक्यूबेशन पीरियड से एंड उसके बाद अर्ली एंड लेट पैथोजेनेसिस। क्रॉनिक डिजीज क्या है? अर्ली पैथोजेनेसिस इज ऑफन अ लॉन्ग साइलेंट प्री सिम्टोमेटिक फेज, मतलब सिम्टम से पहले, वेयर बायोलॉजिकल चेंजेस अकर विदाउट द सिम्टम्स। जैसे कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होता रहता है एंड काफी टाइम बाद सिम्टम्स आते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। Now, the spectrum of diseases or gradient of infection. The host reaction to an agent is not predictable. ठीक है? The outcome of infection can range from subclinical infection. Subclinical infection का मतलब क्या है? इन्फेक्शन है लेकिन कोई सिम्टम नहीं आ रहा है अभी, एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन इन्फेक्शन है, अभी तक क्लिनिकली अपेरेंट नहीं है। एटिपिकल या फिर माइल्ड इलनेस, टिपिकल और सीवियर इलनेस एंड लास्ट दैट इज डेथ। Now, halting disease in its tracks. सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब क्या है? कि हम हॉल्ट करेंगे प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। हमें कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। कोर स्ट्रेटेजी क्या होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन की? दैट इज अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। की इंटरवेंशंस क्या होंगे इसके? स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम प्री सिम्टोमेटिक फेज में ही हम डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे डिजीज को। मतलब अभी तक पेशेंट में सिम्टम्स नहीं आए लेकिन हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, रेगुलर स्क्रीनिंग कर रहे हैं ताकि सिम्टम्स आए उससे पहले हम डायग्नोज कर लें और इंटरवेंशन प्रोवाइड कर लें। एग्जाम्पल, पेप स्मीयर फॉर सर्वाइकल कैंसर, मेमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ओके, इसकी प्रॉपर गाइडलाइंस है कि किन किन में हम स्क्रीनिंग करते हैं, किस एज ग्रुप में करते हैं, किन इंडिविजुअल्स में करते हैं। तो वो गाइडलाइंस हम जब पर्टिकुलर डिजीज पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। So these are the few example of screening programs as well as case finding. Case findings क्या है? Identify existing cases in the community. काफी सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास खुद हॉस्पिटल में नहीं आते हैं, वो हमें कंसल्ट करने नहीं आते हैं, तो उन केसेस को फाइंड करना भी सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। प्रॉम्प्ट एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट, इसका मतलब ये है कि जो भी केस हमें पता चल गया उसको फटाफट से हमें ट्रीटमेंट देना है टू क्योर और कंट्रोल द डिजीज प्रोसेस। इसमें ड्यूल बेनिफिट है, मतलब दो फायदे हैं। क्या? अगर इन्फेक्शियस डिजीज है, सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल ट्रीटमेंट क्या होगा? प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर द कॉन्टेक्ट्स या फिर ससेप्टेबल होस्ट फॉर देयर पोटेंशियल कॉन्टेक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को इन्फेक्शन हो गया है एंड मेरे को इन्फेक्शन हो गया, मैं एक केस हूँ, तो अगर मेरे को टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा और मेरे को एक इन्फेक्शियस डिजीज है, तो जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं, चाहे मेरे कलीग्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, कोई भी हो गए, उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर मेरा इन्फेक्शन कंट्रोल में आ गया तो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। नाउ सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझते हैं। सबसे पहले डिजीज होगा, देन इम्पेयरमेंट होगा, देन डिसेबिलिटी होगा, देन हैंडीकैप होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आई एम अ फुटबॉल प्लेयर। तो अगर मैं फुटबॉल प्लेयर हूं एंड मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, दैट इज अ डिजीज। अब उस एक्सीडेंट की वजह से मेरा जो लेग है उसको एम्पुटेट करना पड़ता है, दैट इज एन इम्पेयरमेंट। अब मेरा क्योंकि एम्पुटेटेड लेग है तो उसकी वजह से मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता, दैट इज अ डिसेबिलिटी। एंड बिकॉज मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता एंड आई एम अ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर, मैं अर्न नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ नहीं दे पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को मनी नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, दैट इज हैंडीकैप। ओके, ये मैंने एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से बताया। एक्सीडेंट हो गया, डिजीज हो गई, एम्पुटेट कर दिया, इम्पेयरमेंट हो गया। एम्पुटेशन होने की वजह से फुटबॉल नहीं खेल पा रहा हूँ, प्रोफेशनल फुटबॉलर हूँ, दैट इज डिसेबिलिटी। एंड उस वजह से मैं अर्न नहीं कर पा रहा हूँ एंड अपनी फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज हैंडीकैप। सो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। नाउ लास्ट हम बात करते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन के लिए। टर्शियरी प्रिवेंशन का क्या मतलब है? ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, डिजीज फ्लरिश कर चुकी है, अब हम सेकेंडरी लेवल से भी ऊपर आ चुके हैं
एंड कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें बस इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी जो है उसको रिड्यूस करना है। अब ये जो डिजीज है इस स्टेज पे ऑलरेडी ना परमानेंट बन चुके हैं फिर इरिवर्सिबल बन चुके हैं। तो हमें क्या करना है, बस इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ताकि जो इरेमीडिएट कंडीशन है उसमें हम एडजस्ट कर पाए। ठीक है, दैट इज टर्शियरी प्रिवेंशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है रिहेबिलिटेशन, जिसमें हम मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल, वोकेशनल मेजर्स लेते हैं और रिट्रेन करते हैं इंडिविजुअल को टू हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शन एबिलिटी, क्योंकि अभी डिजीज इरिवर्सिबल चीज पे पहुंच चुकी है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि इस सिचुएशन में भी इंडिविजुअल हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी अटेन कर ले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एक हैंडीकैप का एग्जांपल दिया था कि मेरा एम्पूटेट हो गया था लेग, तो देर आर सर्टेन instruments that we can use, like for example जयपुर फुट इज देयर। जिनका एम्पूटेटेड लेग है उनके लिए जयपुर फुट है, जिससे वो वॉक कर पाते हैं इजीली। फुटबॉल नहीं खेल पा रहे लेकिन वॉक तो कर सकते हैं, तो हम उनको जयपुर फुट प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द टर्चरी प्रिवेंशन। सो ये कंप्लीट फ्रेमवर्क की बात करते हैं हम। प्री पैथोजेनेसिस फेज एंड पैथोजेनिक फेज। प्री पैथोजेनिक फेज, एजेंट अभी तक होस्ट में एंटर नहीं किया है, इसमें कौन कौन से प्रिवेंशन काम में आ सकते हैं, प्राइमोडियल प्रिवेंशन एंड प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन मतलब हम रिस्क फैक्टर से भी पहले की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं रिस्क फैक्टर से भी पहले रुक जाए हम। प्राइमरी प्रिवेंशन रिस्क फैक्टर से हम चाहते हैं डिजीज में ना कन्वर्ट हो। सेकंड प्रिवेंशन, डिजीज में आ चुके हैं, डिजीज आगे फ्लरिश कर चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कॉम्प्लिकेशंस ना आए। टर्चरी प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं लेकिन हम डिसेबिलिटी को लिमिट करना चाहते हैं, इंपेयरमेंट को लिमिट करना चाहते हैं, तो रिहेबिलिटेशन हम लोग कर सकते हैं। So this is all about the levels of prevention। ठीक है, अब हम कोरोनरी हार्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं। सो प्री पैथोजेनिक फेज क्या होगा कोरोनरी हार्ट डिजीज का, हाई रिस्क फैक्टर्स जैसे कि हाई फैट डाइट हो गई, स्मोकिंग हो गई, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज हो गई, एबेंडेंस ऑफ फूड है, स्ट्रेसफुल वर्क कल्चर है। प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होगा, पब्लिक पॉलिसीज प्रमोटिंग एक्सेस टू हेल्दी फूड्स, अर्बन डिजाइन दैट एनकरेजेस वॉकिंग एंड साइकिलिंग। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होगा, इंडिविजुअल स्मोकिंग सिजेशन सपोर्ट, मतलब आप उनको बोलो स्मोकिंग छोड़ दीजिए आप प्लीज, डाइटरी काउंसलिंग करिए, न्यूट्रिशनिस्ट उसको अच्छे से डाइट बना के दें। या फिर एक आपने, क्योंकि हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज की बात करें, स्पेसिफिक डाइट आती है डैश डाइट। आई डोंट नो वेयर आई हैव केप्ट माय पेंसिल। हाँ या डैश डाइट। आई वांट यू गाइस टू टेल मी व्हाट इज डैश डाइट। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप डैश डाइट के बारे में पढ़ें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं व्हाट इज डैश डाइट। फिर पैथोजेनेसिस फेज की बात करते हैं, मतलब अब डिजीज स्टार्ट हो चुकी है। बायोलॉजिकल ऑनसेट प्री सिम्टोमेटिक, मतलब कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा बहुत लंबे टाइम से, ओवर डिकेड्स इट हैज टेकन प्लेस। क्लिनिकल होराइजन सिम्टम्स अब आने लगेंगे, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस या फिर एमआई। एमआई इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन और अदर नेम ऑफ हार्ट अटैक। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होगा, स्क्रीनिंग फॉर हाई बीपी एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। ओके, हम बीपी एंड हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए पहले से ही स्क्रीनिंग करना स्टार्ट करते हैं। लो डोज एस्पिरिन फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन ड्यूरिंग अ हार्ट अटैक। टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होगा, कार्डिक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स आफ्टर हार्ट अटैक, सर्जिकल इंटरवेंशंस लाइक सीएबीजी, bypass सर्जरी टू रिस्टोर द ब्लड फ्लो टू हार्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। So this is about the tertiary prevention. Using prevention to address the whole iceberg. Okay. So primordial and primary manages the environment and reduces risk in entire population, preventing new icebergs from forming। मतलब प्राइमोडियल एंड प्राइमरी इंटरवेंशन से क्या होता है, न्यू आइसबर्ग नहीं बनते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन से क्या होता है, हम एम करते हैं डिटेक्ट डिजीजेस इन इट्स हिडन एसिम्प्टोमेटिक स्टेट थ्रू स्क्रीनिंग एंड अर्ली केस फाइंडिंग। एंड टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या होता है, हम मैनेज करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द विजिबल क्लिनिकल डिजीज टू लिमिट डिसेबिलिटी एंड रिस्टोर फंक्शन। सो ये मैंने पार्क से लिया है ये ग्राफ, तो आप इसको देख सकते हैं। इस्चेमिक हार्ट डिजीजेस जो हैं उनका नंबर कितना बढ़ गया है 2020 2000 से 2021 में। कोविड 19, देन स्ट्रोक, सीओपीडी, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, डायरियल डिजीजेस, एचआईवी एड्स के प्रिवलेंस के बारे में ये हम टॉप 5 ग्लोबल कॉजेज ऑफ डेथ देख रहे हैं कि डेथ के टॉप 5 ग्लोबल कॉजेज क्या हैं। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो अभी रिसेंटली आया है, दैट इज अ क्वार्टनरी प्रिवेंशन। क्वार्टनरी प्रिवेंशन क्या है, एक्शन टेकन टू आइडेंटिफाई पेशेंट एट रिस्क ऑफ ओवर मेडिकलाइजेशन।
to protect him from new medical invasion and to suggest to him interventions which are ethically acceptable. क्वार्टरनरी प्रिवेंशन की डेफिनेशन क्या है? एक्शन टेकन टू आइडेंटिफाई patient at risk of over medicalization to protect him from new medical invasion and to suggest to him interventions which are ethically acceptable. मतलब हमें ऐसे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनमें ओवर मेडिकलाइजेशन होने के चांसेस हैं। हमें उनको मेडिकल इन्वेजन से प्रोटेक्ट करना है और उनको ऐसे इंटरवेंशन सजेस्ट करते हैं जो करने हैं जो कि एथिकली एक्सेप्टेबल है उनके लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन आई वांटेड यू गाइस टू नो। एंड एक चीज और मैं चाहता था आप लोगों को बताना। सो मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए जिसके लिए मैं आपको 5 to 10 सेकेंड्स दूंगा। आप मेरे को ऐसी डिजीजेस बताइए जो कि आइसबर्ग फिनोमिनन शो नहीं करती है। ओके, डिजीजेस दैट डजंट शो आइसबर्ग फिनोमिनन, मतलब ऐसी डिजीजेस होंगी जो कि आइसबर्ग फिनोमिनन नहीं शो करेगी, मतलब वो हमेशा क्लिनिकली अपेरेंट होंगी। अगर किसी इंडिविजुअल को ये डिजीज हो गई तो वो हिडन केसेस नहीं रह सकता, लेटेंट केस नहीं रह सकता, वो हमें पक्का से पता चलेगा ही चलेगा। ऐसी कौन सी डिजीज है? आई विल काउंट टिल 10, देन आप का अगर आंसर सही है वेरी गुड, जिनका नहीं है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। So first one is rabies, dog bite. Second one is rubella. Third one is measles, and fourth one is tetanus. Now, before ending this video, I want you guys to answer me one thing. Is your last disease a tetanus? Who is the causative agent? And more importantly, कौन से सब्सटेंस की पॉइजनिंग से मिमिक करता है टिटनेस? ओके, which substance poisoning mimics the tetanus disease? Okay, so that's all for today. स्टे ट्यून्ड विद यूटी एकेडमी। एंड आपका अगर कोई भी डाउट होता है आप मैंने इंस्टाग्राम हैंडल का मेरा लिंक दिया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं मेरे को। एंड आप मैसेज करके डीएम करके कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।